हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जीवन में भाषा की भूमिका, रोल ऑफ लैंग्वेज ऑफ लाइफ। भाषा हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और हमारे जीवन में भी भाषा की भूमिका अतुलनीय है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। भाषा विचार और विचारों के संप्रेषण का एक साधन है। भाषा हमारे आसपास के लोगों के साथ बातचीत करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तरीका है। भाषा से यह जानकारी प्राप्त होती है कि हम दूसरे लोगों को कैसे लग रहे हैं और हम दूसरे लोगों के सामने क्या हैं, या दूसरे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं हमें कैसे लगते हैं। हम इस संबंध में भाषा को संशोधित कर सकते हैं। भाषा के द्वारा ही दूसरों के विचारों को समझा जाता है, दूसरों की भावनाओं को समझा जाता है तथा अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। जब तक हम कोई भी बात अपने मुख से नहीं कहते तब तक सामने वाला व्यक्ति अंदाजा अगर लगाएगा भी तो वह सही भी हो सकता है और गलत भी। परंतु जब हम शब्दों में कोई बात व्यक्त करते हैं तो उसे ठीक ठीक से पता चल जाता है। मनुष्य केवल दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रकट किए हुए भावों एवं विचारों को ही ग्रहण नहीं करता है, अपितु अपने विचार और चारों ओर फैले विस्तृत वातावरण से भी कुछ न कुछ ग्रहण करता रहता है, क्योंकि विश्व के कण कण में बताने की शक्ति है जिसे हम अपने विवेक और बुद्धि कौशल से प्राप्त कर सकते हैं। एक कविता है जो सुनी होगी सभी ने। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार। पर्वत कहता शीश उठाकर इतनी ऊंची बन जाओ। या फिर कहें सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। यानी कि प्रत्येक शब्द के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है जो कि सीख देता है। ये कविता पूरी नहीं है, एक दो पंक्तियां ही हैं। जब हम पूरी कविता का भाव पढ़ते हैं और समझते हैं तो प्रत्येक कण प्रत्येक वस्तु कुछ ना कुछ सीख देती है। इस प्रकार व्यक्ति के पास जो बुद्धि विवेक होता है उससे समझता है, या कहें कि प्रत्येक कण में बताने की तो शक्ति है जिसे हम अपने विवेक और बुद्धि कौशल से प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति के पास अनमोल भाव एवं विचार संचित हो सकते हैं, लेकिन हम इन भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा को ही साधन के रूप में लाते हैं। भावों को चाहे हम मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप में ग्रहण करें, और इस प्रकार मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रकट करें। ये सत्य है कि जिसके पास जितनी भाषा शक्ति होगी या फिर जिसकी भाषा जितनी ज्यादा सशक्त होगी और प्रबल होगी, वह उतनी ही सक्षम एवं प्रभावपूर्ण तरीके से, यानी कि प्रभावपूर्ण बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से विचारों को प्रकट कर सकेगा। विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता ही मनुष्य को संतोष और शक्ति का अनुभव कराती है। मनुष्य को कदापि विचारों को संग्रह करके नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो मन मस्तिष्क पर दबाव बना रहेगा जिससे कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और जब हम अपने ज्ञान को संग्रहित करके अपने पास ही रखते हैं और दूसरों को नहीं बांटते हैं या दूसरों को उससे अवगत नहीं कराते हैं, तो जो हमारी विद्या या कहें ज्ञान धीरे धीरे लुप्त प्राय होने लगता है और वह ना हमारा ही रहता है और ना ही दूसरों का रहता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी मौखिक अभिव्यक्ति में के द्वारा दूसरों को बता सकता है और मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता का गुण ला सकता है कहीं, और प्रवीणता का गुण लाने से समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति अपने भाव प्रकाशन नहीं करता है तो
कुछ ऐसी ग्रंथियां जन्म ले लेती हैं जो कि उसके लिए हानिकारक होती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं या जीवन की आवश्यकताएं हैं जो व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास में योगदान देती हैं। इसी के साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सा विकास जो है भाषा के माध्यम से होता है या फिर जीवन में भाषा की भूमिका क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बालक या व्यक्ति जीवन में जितना दूसरों को सुनेगा पढ़ेगा उतना ही उसका ज्ञानार्जन होगा। भाषा का संबंध साहित्य से है और साहित्य के माध्यम से ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सकता है। जो व्यक्ति जिस भाषा को पढ़ता और लिखता है स्वाभाविक है कि वह उस भाषा के साहित्य का भी अध्ययन करता है, तो उसके ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास होता है। बुद्धि तो प्रभु की देन है, लेकिन बुद्धि के विकास के अवसर पर बौद्धिक विकास कुछ सीमा तक संभव हो जाता है। ज्ञान का संचय और उसके सदुपयोग से ही बौद्धिक विकास का जो है इस तरह से बौद्धिक विकास संभव हो जाता है। और ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम और सरलतम साधन बालक की मातृभाषा ही होता है, क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही साधारण होती है। मानसिक बुद्धि संबंधी कारक इस संबंध का तात्पर्य व्यक्तिगत मानसिक स्तर से होता है। स्कूलों में सामान्य रूप से जो बुद्धि संबंधी स्तर है बहुत ज़्यादा संबंधित है या फिर संबंध रखता है, क्योंकि सफलता और असफलता बुद्धि पर निर्भर होती है। कम बुद्धि के बालकों में प्रायः स्कूल कार्य पर नियंत्रण करने में या फिर नियंत्रित करने में या अध्ययन करने में कहें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कभी कभी बालक नहीं सीख पाते हैं क्योंकि उनके अधीन विशेष मानसिक बुद्धि संबंधी उपयोगिता होती है। ये कहें कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो कि मंद बुद्धि होते हैं या कुछ बालक तीव्र बुद्धि के होते हैं। जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं वे क्लास में बैठे तो रहते हैं परंतु उतना ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते जितना कि तीव्र बुद्धि के बालक कर लेते हैं। अब यहाँ बात ये होती है जब वे बालक ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते और अध्यापक द्वारा बार बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वे उसके आंसर नहीं दे पाते और अंततः होता क्या है कि वे अपनी इंसल्ट फील करने लगते हैं और कभी कभी वे वही प्रश्न दूसरे बच्चों से पूछते हैं तो बच्चे उनकी मजाक बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बालक पढ़ाई से मन चुरा लेते हैं और यानी कि पढ़ाई आखिरकार छोड़ देते हैं और अन्य कामों में लग जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा ना करना पड़े बच्चों को, तो उन पर ध्यान देना चाहिए, उनकी बुद्धि के अनुसार शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये एक अध्यापक का कर्तव्य है कि ये जाने कि उसकी बुद्धि कैसी है। अगर बालक कम बुद्धि का यानी कमजोर बुद्धि का है तो उसे अलग से ज्ञान दे यानी कि अलग से ज्ञान प्रदान करना चाहिए या फिर उसे ऐसा सरल कार्य देना चाहिए जिससे कि वह उस अवस्था तक धीरे धीरे पहुंच जाए। ऐसा वक्त देना चाहिए जिससे कि उसकी स्थिति ऐसी ना आए कि विद्यालय ही छोड़ दे। और तीव्र बुद्धि वालों को भी ऐसा वक्त देना चाहिए जिससे कि उन्हें खाली समय दूसरों की मजाक बनाने के लिए ना मिले या फिर लड़ाई झगड़ा करने के लिए ना मिले, क्योंकि तीव्र बुद्धि के बालक क्या है अपना काम जल्दी से निपटा लेते हैं और बाकी टाइम को या तो अन्य कामों में व्यतीत करते हैं। समझदार बच्चे तो उसका यूज करते हैं, किंतु जो बच्चों में इतनी समझदारी नहीं होती तो वे दूसरे बच्चों की मजाक बनाने में खेल करने में ही अपना समय प्रयोग करते हैं। एक विषय के अंकों में कम करना यानी कम अंक और दूसरे में ज़्यादा, तो ये भी जो है कुछ ना कुछ बुद्धि के बारे में बताती है कि किस क्षेत्र में बालक जाएगा। मनोविज्ञान ये प्रकट करता है कि व्यक्ति एकाधिकार विभिन्न प्रकार की बुद्धि को प्रकट करता है। बालक की मानसिक बुद्धि के स्वभाव का ज्ञान निर्देशन में वांछनीय महत्व और अक्षमता का निदान है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, भावात्मक और सामाजिक विकास। व्यक्ति के भावों को प्रेरित करने के लिए, उसमें जोश और उमंग का संचार करने के लिए भावात्मक साहित्य का
बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि उत्साहपूर्ण लेख या देशभक्ति की कविता मानव के हृदय को झकझोर देने में समर्थ होती है। जिस रस से संबंधित साहित्य होता है, मनुष्य उसको पढ़कर जैसे ही रस का रसास्वादन करता है और वैसे ही भाव जागृत हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो कि जिन्हें पढ़कर देशभक्ति की भावना अथवा देश प्रेम की भावना जागृत होती है, जैसे कि मैथिली शरणगोप्त की पंक्तियाँ हैं जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसी प्रकार बहुत से गीत हैं, जैसे कि कर चले हम फिदा मैं वतन साथी हूँ। इस प्रकार के गीत जब हम सुनते हैं तो भावनाएं जागृत हो जाती हैं और मन स्थिति वैसी ही हो जाती है जो कि उस समय हुई थी। तो यहाँ पर जो भाव है उसका महत्वपूर्ण स्थान है और भावों को प्रेरित करने के लिए उमंग और जोश की आवश्यकता होती है, जो कि एक भाषा ही प्रदान कर सकती है। व्यक्तिगत कारक जैसे कि अंतःप्रेरणा और भावनाएं तथा सामाजिक कारक जैसे कि सहयोग और विरोध अभिप्रेरणा के मिश्रित मनोविज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। पर ये जाना पहचाना तथ्य है कि व्यापक विविधता वाली परंपराओं द्वारा व्यक्तिगत विभिन्न प्रकार के दबाव विभिन्न प्रकार की उत्तेजना के प्रति दृढ़ निश्चित होते हैं। इसमें कुछ से आंतरिक परंपराएं निर्माणकारी तथा कुछ हानिकारक हैं। कुछ कार्यों के लिए एक बालक किसी विषय की नापसंदी में विकसित हो सकता है, क्योंकि वह उसके महत्व को देखने में असफल होता है और उसकी नींव कमजोर हो सकती है। यह उसकी नापसंदी उसकी बुरी भावनात्मक दशा का परिणाम होती है। कुछ बालक निरंतर दुख की दशा में रहते हैं, जैसे कि किसी बालक का काम नहीं हुआ है तो दूसरे बालक से कहेगा कि हमारा काम ही नहीं हो पाया है। अब दूसरा छात्र कहेगा अरे मैं क्या बताऊं कि मेरा भी तो काम नहीं हुआ है, मैं भी बहुत परेशान हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उनको उनके साथी और अध्यापकों की असहमति के शिकार होने का भी साथ साथ भय रहता है। ये एक अपूर्ण दृष्टिकोण है और वांछित डिग्री की अधिकतम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये पूरे प्रशिक्षण का ही परिणाम है। सामाजिक असहमति ज्ञान से उछलती है और भ्रम जो कि दूसरों के कल्याण में नीचे रहता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास, चारित्रिक विकास, नागरिकता के गुणों का विकास, सृजनात्मक क्षमता का विकास, ज्ञान का प्रसारण एवं संरक्षण। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा जीवन में भाषा की भूमिका और उसके अंतर्गत जो पॉइंट्स देखे थे वो लगातार देख लिए हैं, जिसमें कुछ की डिटेल बताई गई और कुछ शॉर्ट में बताए गए। जैसे आप समझदार हैं सभी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।